हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो एफएफ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है इटर्नियल लव। और ये हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न होगा और इसका शायद 3 पार्ट आएगा जो 1 घंटे के आसपास होगा। और ये सियानवांग एफएफ है और इस एफएफ को लिखा है जी जून ट्विंस लोटस। तो चलिए एफएफ को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होता है जंगी मैदान से, जहाँ पे चारों तरफ लाशों की ढेर पड़ा हुआ है। चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही है और उसी के बीचों बीच में एक शख्स किसी की खून से भरी हुई बॉडी को सीने से लगा के बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे हेवन किंग की एंट्री होता है। वो बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्राउन प्रिंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवन में इतना बड़ा तबाही लाने की, वो भी सेमलेस फॉलोअर गॉड के लिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है तुम्हें खुद मेल गॉड होके तुम दूसरे एक मेल गॉड से प्यार करते हो। और दूसरी बात, पहले से ही पता है लव हेवन में फॉरबिडन है। और तीसरी बात, तुम्हें हेवन के सारे रूल्स पता होते हुए भी तुमने वो सारे रूल्स ब्रेक किया, एक सेमलेस मेल गॉड से प्यार किया, जो बहुत ही बड़ा वाला पाप है। और उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने हेवन के हजारों योद्धा को मार दिया। तुम्हें पता है इसका पनिशमेंट क्या हो सकता है। तब वो मैन अपने लवर को टाइटली पकड़ते हुए और कोल्डली रिप्लाई करते हुए बोला, हेवन के ये सारे रूल मैं नहीं मानता और मैंने जो भी किया है मुझे थोड़ा सा भी इस पर रिग्रेट नहीं है। चाहे मुझे कोई भी सज़ा मिले, लेकिन ये मेरे लिए गलती है। फाइनली वो इंसान किंग की तरफ आंखें उठाते हुए और देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, ये सारे घटिया रूल और रेगुलेशन की वजह से बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस ने अपना जान दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये सारे रूल को चेंज करके रहूँगा। जब हेवन गॉड को ये सब चिल्ला के बोल रहा था, तब वो हेवन गॉड बस साइलेंटली खड़ा था। वो इंसान अपनी लवर की चेहरे को देखते हुए बोलता है, तुमने कहा था डेमन क्लान लोग एबल होता है, लेकिन मुझे तो लगता है हेवन में एबल से भरा हुआ है। इन लोगों को अपने आप को गॉड कहते शर्म नहीं आता। तभी हेवन गॉड उस पर्सन के ऊपर चिल्लाते कहता है, तुम्हें होश भी है, प्यार में अंधे हो चुके हो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। बोलने से पहले ख्याल करो कि तुम किसे क्या बोल रही हो। तब वो पर्सन चिल्लाते हुए वो हेवन गॉड को कहता है, खुद को गॉड बोलते हो, फिर ये भी बोलते हो लव फॉरबिडन है। अगर तुम लोगों के अंदर किसी के लिए प्यार ही नहीं होगा, तो फिर इस तीनों रिलम का भलाई कैसे करेगा। जिनके अंदर इन तीनों रिलम के लिए प्यार ही नहीं है, वो इस तीनों रिलम की इंसानों की भावना को कैसे समझेगा। तुम सबके सब इबेल हो। ये सुन के किंग बहुत गुस्सा हो गया और तभी उस गॉड के ऊपर थंडर की स्ट्राइक की अटैक करते हुए बोला, तुम्हारे सारे गुनाहों को देखते हुए हेवन की द्वारा तुम्हें ये पनिशमेंट दिया जा रहा कि तुम्हें हेवन से निकल दिया जाता है। आज के बाद से तुम एक फैलिन एंजल कहलाओगे। तब इस एंजल गॉड की मेमोरी को सील करके उसकी पावर को उसके विंग में सील कर दिया जाता है और उसके बाद धरती में ढकेल दिया जाता है। तब वो मैन, मतलब वो गॉड, वो नीचे जब गिर रहा था, तब वो चिल्लाते हुए बोला, अगर मैं दोबारा वापस लौट कर आया तो मैं हेवन को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। तुमने मुझसे मेरा प्यार को छीना है। अगर दोबारा मैं लौट कर वापस आया, मैं तुम लोगों का नाम और निशान मिटा दूंगा, मेरा वादा है। इतने में ही एक स्टूडेंट ने पूछा, फिर तो उन दोनों प्रिंस की लव स्टोरी का विलेन वो किंग है। तब उनकी टीचर, मतलब जिन्होंने अब तक स्टोरी स्टूडेंट को सुना रहा था, वो टीचर स्माइल करते हुए बोला, हाँ ऐसे ही बोल सकते हो। तब और एक स्टूडेंट ने बोला, अगर हेवन में लव फिल्म फॉरबिडन है तो वो ह्यूमन में डेस्टिनी कैसे डिसाइड कर सकता है। तब बाकी जो स्टूडेंट थे वो सब उसकी बात पर एग्री करता है और इस बात पर वहाँ पर काफ़ी चिल्ला मिल्ली हो गया। चिल्ला मिल्ली का मतलब है उस बात पर डिस्कस चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर बढ़ चुका था। इसलिए टीचर चिल्लाते हुए सबको शांत करते हुए बोला, चुप हो जाओ, ये बस एक स्टोरी बुक है और स्टोरी बुक में कोई सच्चाई नहीं होता है। मतलब कि इसमें सच्चाई कितना है हमें थोड़ी ना पता है। इतना में एक टीचर की नज़र लास्ट बेंच पर बैठा हुआ एक स्टूडेंट पर गया, जो बड़ी ध्यान से उनकी तरफ ही देख रहा था। ये देखकर वो टीचर थोड़ा सा शक हुआ। टीचर को लग रहा था कहीं ये आँख खोलकर सो तो नहीं गया, इसलिए टीचर उसके नाम से उसको बोलने लगता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसलिए टीचर उसके पास गया, उसके बेंच में धीरे से मारते हुए बोला, बी हुसैन, तुम फिर से सो गए। तब वो लड़का बी हुसैन जल्दी से खड़ा हो गया, घबराते हुए बोला, नहीं टीचर, मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो आपका ही लेक्चर सुन रहा था। तब टीचर आईब्रो को ऊपर करते हुए बोला,
देखकर तो नहीं लगता कि तुम मेरे लेक्चर को सुन रहे थे। मुझे तो लगता है तुम सो गए थे। तो फिर अगर तुम नहीं सो गए थे, बताओ मैंने क्या पढ़ाया। तब विभूषण वो सारी स्टोरी टीचर को बताने लगता है, अब तक उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था। तभी टीचर शॉक्ड हो जाता है। फिर टीचर खुश हो गया। तब फिर ताना देते हुए बोला, मुझे लगा तुम हर बार की तरह इस बार भी आंखें खोल के सो चुके होंगे। टीचर ने कहा, बेटा इतना शांत मत रहा करो। दरअसल तुम मेरी लेक्चर को इतने अच्छे से ध्यान से नहीं सुनते, तो मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ऐसा बोल के टीचर विभूषण के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसे अचानक शांत मत हो जाओ, मुझे हजम नहीं होता। फिर स्माइल करते हुए वो टीचर चला गया। और विभूषण की साइड पर जो लड़का वो टीचर की बात सुन के हंस रहा था, और उस लड़के के साथ साथ क्लास में जितने भी सारे बच्चे थे वो सब विभूषण की तरफ देखते हुए हंस रहा था। तब टीचर सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बच्चों 1 हफ्ते बाद तुम सबकी बोर्ड एग्ज़ाम है। आई होप तुम सब अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी और अच्छे से अपने पेपर को क्लियर करोगे। बेस्ट ऑफ लक। एंड टीचर चला गया। टीचर की जाते ही जो लड़का हंस रहा था वो विंग को देख के बोला, भाई तूने तो कमाल कर दिया। तब विभूषण ने गुस्से से उस लड़के को देखा। चलो उन लोगों के साथ साथ अब सबको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। विभूषण शॉर्ट में विंग, अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा। विंग की एज 18 साल की है। पूरे स्कूल में सबको पता है कि ये कितना ज़्यादा बदमाश है। विंग की पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, लेकिन सरप्राइजली हर बार वो टॉप स्टूडेंट की लिस्ट पे आ जाता है। अब ये कैसे होता है किसी को नहीं पता, बिकॉज किसी ने आज तक उसको पढ़ते नहीं देखा। शायद कोई मिरेकल होगा। हाँ, लोगों को यही सोचना है। साइड में बैठ के जो हंस रहा था उनकी नाम है जियांग चैन। हालांकि विंग उनको गुस्सैल चिड़चिड़ा बुलाता है। इसके पीछे भी रीज़न है। उनकी एज 18 साल है, बट विंग से 11 दिन का छोटा है। अच्छा स्टूडेंट है, और हाँ, उनकी फेस पे स्माइल नहीं आता, आसानी से तो नहीं आता। हमेशा उनकी फेस ऐसा रहता है कि देख के आपको लगेगा कि ये गुस्से में है, लेकिन हाँ, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, बिकॉज बेचारा का फेस ही ऐसा है। उनकी एक बड़ी बहन है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। उनकी साइड पर और एक लड़की है जिनका नाम है जिन मियांग, शॉर्ट में मियांग मियांग। मियांग मियांग की उम्र 17 प्लस है। 1 महीने बाद ही ये भी 18 का हो जाएगा। स्टडी में इनका मन नहीं लगता, मतलब स्टडी में इनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनको एक डांसर बनना है। मिलिए इनसे। इनका नाम है नियोहेसन। देखने में बहुत इनोसेंट है, लेकिन इनका दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर है। पर दिमाग कितना भी शातिर हो, पर पढ़ाई में नहीं। ये आप और मेरी तरह ही है, बस किसी तरह पास हो जाता है। इनकी बड़ी भाई नी मेंजो, जो एक बिजनेसमैन है, अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता है। अभी हम स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर जियांग चंग विंग को देखकर हंस रहा था, और जियांग के साथ साथ क्लास की सारे बच्चे हंस रहा था। विंग जियांग चंग की तरफ गुस्से से घूरते हुए बोला, अभी के अभी मुंह बंद करो, वरना सामने का दांत तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कैसे हंसते हो। जियांग चंग साथ साथ अपने मुंह बंद कर लिया। तब उन दोनों को शांत करवाते हुए क्लासरूम डोर के सामने एक और शख्स ने विंग को बुलाया और कहा, गधे, लंच करना भी है या फिर एक दूसरे के सर को खा लोगे? एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ये दूसरी क्लास में पढ़ता है और ये फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है। इसके एक छोटा सा भाई है जो विंग की क्लास में ही पढ़ता है। जो खाली बेंच देखा था ये वेनगिंग की है। वेनगिंग की आवाज़ को सुनते ही वो दोनों ही उठकर वो चुपचाप वेनगिंग के साथ कैंटीन पर चला जाता है, और विंग और जियांचन के पीछे उनके सारे फ्रेंड भी वो कैंटीन की तरफ जाते हुए बात करने लगता है, लेकिन विंग एकदम चुप है। इसलिए वेनगिंग विंग को पूछता है, क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा शांत क्यों हो? तब विंग भी लेजी आंसर करता है, मुझे भी नहीं पता। तब नियोसन ने बोला, जब से टीचर ने स्टोरी बोला तब से ये थोड़ा शांत है। ये सुन के वेनकिंग थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए बोला, ऐसा क्यों? स्टोरी में क्या था? क्या सुन लिया तुमने ऐसा? टीचर ने विंग जैसे लड़के को शांत करवा दिया। मुझे भी तो देखना चाहिए ना कि वो स्टोरी में कितना ताकत है। तब विंग उदास होते हुए बोला, यार ऐसे बात नहीं है, बस मुझे अचानक ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इतने में ही मियांग मियांग ने स्टोरी बुक को वेनकिंग के हाथ में दे दिया, और वेनकिंग उस स्टोरी बुक को नाम रीड किया, फॉरबिडन लव। ये पढ़ के वेनकिंग अपने आईब्रो को ऊपर करते हुए बोला, ये कैसा नाम है? तब मियांग मियांग ने बोला, हाँ कितना अजीब है ना? वेनकिंग बुक की पेज को पढ़ते हुए बोला, हाँ बहुत ज़्यादा अजीब है। ऐसे बातें करते हुए वो सब लोग कैंटीन के अंदर चला जाता है लंच करने के लिए। अब सीन को स्किप करके हम शाम को देखते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गया था और सारे स्टूडेंट मिलकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा।
तभी सबके बीच में से विंग ने चिल्ला के कहकर उठा, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और विंग की बात सुनकर सब लोग, मतलब विंग के सारे दोस्त, वो विंग की बुक किया गया जो वीआईपी रूम है उसकी तरफ चला गया। जब सब लोग जा रहा था, विंग के पीछे पीछे मियांग मियांग था, मतलब विंग सबके पीछे था और विंग के साथ में मियांग मियांग था। मियांग मियांग विंग के साथ मजाक करते हुए, विंग चलो ना, हम दोनों ग्रेजुएट कंप्लीट करते एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। एंड ड्रामेटिक वे में कहता है, अगर मैं तुम्हें शादी कर लिया ना तो मैं तो अमीरों की अमीर बन जाऊंगा, मुझे हर रोज़ प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए जियांग चैंग ने बोला, वाह कितना अच्छा ख्वाब है। एंड सब जोर जोर से हंसने लगा जियांग चैंग की बात सुन के। और विंग विंग की तरफ देखकर बोला, कितना बकवास करते हो। सब लोग ऐसी बात करते हंसते हंसते वो टेबल पर बैठ जाता है और सब लोग खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए नियो संग खाते खाते विंग को कहता है, बी ब्रो तुमने कभी कहा नहीं तुम्हारा फ्यूचर प्लान। तभी बाकी तीनों विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मुझे नहीं पता, आई मीन सच मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन हाँ मैं स्टडी कंप्लीट कर लूँगा। तब वैन किंग ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई तो आइडिया तुम्हारे दिमाग में होगा। तो विंग चिकन की लेग पीस को उठाया एंड उनको देखते हुए बोला, आई थिंक फ्यूचर में एक में फॉलोअर शॉप खोलूँगा। ये सुन के सब लोग हंसने लगा। जियांग चैंग जो पानी पी रहा था उसके मुंह से वो पानी निकल के विंग के ऊपर गया और विंग सरप्राइजली वो जियांग चैंग की तरफ देखने लगा। इतने में हंसने वाली क्या बात है, क्या उसने इतना कॉमेडी वाला बात कर दिया। मियांग मियांग ने विंग को देख के हंसते हुए बोला, बकवास है, एक फॉलोअर्स। विंग अपने ऊपर से पानी को साफ करते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। तब वैन किंग सीरियस होके बोला, मजाक मत करो। तब विंग सबकी तरफ देखते हुए बोला, गाइस लुक एट मी, क्या तुम सबको देख के लगता है मुझे काम करने की ज़रूरत है। मेरे डैड और मॉम ने इतना सारा प्रॉपर्टी, इतना सारा पैसा रख के गया है कि मैं बैठ बैठ के ज़िंदगी भर खा लूँ तभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे साथ साथ मेरे 4 जेनरेशन खा सकता है, उनका भी गुजारा हो जाएगा। जियांग चैंग तब से चुपचाप ये सारी बकवास बातें सुन रहा था और जियांग चैंग को गुस्सा आ गया था। जियांग चैंग गुस्से से विंग के सर पर चांटा मारते हुए बोला, स्टूपिड कहेगा, क्या लोग पैसा कमाने के काम करता है। अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो फिर डॉक्टर बन जाओ, हम लोगों की फ्री में ट्रीटमेंट करो। अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, कमाना नहीं है, तो फिर तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, अपना सारा पैसा मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। लोगों को दे दो, बहुत सारे लोगों को उनकी पैसों की ज़रूरत है। जियांग चैंग की बात सुन के विंग स्मार्ट करते हुए बोला, जियांग चैंग तुम्हें मेरे पैसे चाहिए, तुमने अभी से ही अपना गंदा नज़र मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर डाल दी। एंड वैन किंग ऑलरेडी समझ गया था कि ये दोनों फिर से कुत्ते बिल्ली की तरह स्टार्ट होने वाला है, मतलब लड़ने में। इसलिए वैन किंग चिल्लाते हुए और बोला, शांति से डिनर कंप्लीट करो और आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में होगा। और वैन किंग नियो सिंह की तरफ उंगली करते हुए बोला, और हाँ तुम अपना ये दिमाग चलाना स्टार्ट कर दो, वरना तुम्हारे दिमाग पर जंग लग जाएगा, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। जो सुनकर मियांग मियांग को भी हंसी आ गया था। ऐसे ही उन लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट की। थोड़ी देर में सबकी फैमिली से कार आ गया और वो सारे लोग एक दूसरे को हक किया, बाय किया, फिर वो सारे लोग अपनी अपनी कार पर बैठ के घर चला गया। सीन को स्किप करके हम मियांग को देखते हैं, जो घर में आते ही वो अपनी जो बैग है उसको सोफे पर फेंक दिया। वो लेज़ी हालत में सोफे पर बैठ गया। वो लेज़ी हालत में अपने शूज़ को खोल के इधर उधर फेंकने लगता है और वो अपनी ड्रेस को भी उतारते हुए वो अपनी ऊपर जा रहा था लेज़ी हालत में। और वो चिल्लाते हुए बोल दिया कि आज मुझे डिनर नहीं करना, मैं बाहर से डिनर करके आया हूँ और मुझे आज कोई डिस्टर्ब ना। पीछे से बटलर ली विंग की सारी चीज़ों को समेट कर उसके पीछे लेकर आ रहा था। ये बात सुनकर वो रुक गया एंड बोला, लेकिन मास्टर आपको डिनर करना पड़ेगा, फिर आपको मेडिसिन भी। बस इतना ही बोला था। इतने में विंग उनकी तरफ देखा एंड गुस्से से बोला, मैं ये मेडिसिन ले लेकर थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा, एक काम करो, मेरे हिस्से की जो मेडिसिन है तुम खा लो। विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग ने एक लंबी सांस लिया, खुद को शांत किया एंड बटलर लीक की तरफ देखकर बोला, सॉरी अंकल, बस मुझे गुस्सा आ रहा था, और हाँ मॉम को मेरे रूम में आने के लिए मना कर दीजिए। इतना बोल के विंग अपनी रूम पर जाके डोर को बंद कर देता है। ये देखते हुए बटलर ली दौड़ते हुए वो बाहर की तरफ गया एंड आसमान की तरफ देखा। उनको दिखाई दिया आसमान की मून जो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया एंड जल्दी से जाकर मिसेस वी को कॉल किया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ बटलर ली कांपते हुए बस इतना ही बोला, मैडम
रेड मून। अचानक ही रेड मून दिखाई दे रही है। मिसेस बी जो लैब पर एक मेडिसिन के ऊपर काम कर रही थी, ये सुनकर वो खुद शॉक हो गया। लेकिन ये तो 1 महीने की पहले गया था ना। तब बटलर ली कहता है, हाँ शायद। मिसेस बी कॉल को कट कर देता है। वो ज़्यादा बातें नहीं करता। फिर वो जल्दी से अपनी सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए वो लैब से दौड़ते हुए वो बाहर जाता है और वो खुद से आसमान की तरफ देखने लगता है कि सच में आसमान से फिर से रेड मून दिखाई दिया है। वो जल्दी से जल्दी अपनी हस्बैंड को कॉल करता है और वो अपने हस्बैंड को ये बात इन्फॉर्म करता है कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। आसमान में फिर से रेड मून दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी पसीने से भीगा हुआ था एंड वो गहरे गहरे सांसें ले रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था विंग की वो बेचैनी बढ़ रहा था। साथ साथ उसकी पेन भी बढ़ते जा रहा था, जिस वजह से वो अपने ही नाखून से अपने बॉडी पर स्क्रैच कर रहा था। विंग को रोना आ रहा था। विंग रोते हुए अपनी मॉम को बुला रहा था। विंग कह रहा था, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। फिर भी उन दोनों को आने में लेट हो गया था क्योंकि विंग दर्द में चिल्ला रहा था। मिसेस बी को तो चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं हो रहा था। जब मिस्टर वी देखता है कि उसकी वाइफ को चलने में हिम्मत नहीं हो रहा था, शायद वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, मिस्टर वी अपनी वाइफ को बोलता है, तो मुझे वो मेडिसिन दो, मैं जाता हूँ उसको लेके। तब मिसेस वी अपने हस्बैंड को रोकते हुए कहता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी आसान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। तब बटलर ली भी आगे आता है और बोला, मैडम मास्टर पहले से बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रही है, उनकी चीख सुनाने ये था, हम सब मिलकर मास्टर को पकड़ेंगे, इस बीच आप उनको वो एंटीडोट दे देना। तब मिसेस बी बटलर ली और कुछ खास सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों को बहुत चोट लग सकता है, तब भी तुम लोग जाओगे? तब वो सब ने बोला, हाँ मैडम हम सब जाएंगे। तब वो सभी लोग विंग की रूम की डोर को धीरे से ओपन किया और वो सब लोग दरवाजे में खड़े होके वो रूम की नज़ारे को देख रहा था। बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़ारा था। मतलब रूम की हालत इस तरीके से ख़राब किया था विंग दर्द के मारे। रूम के अंदर विंग घुटने के बल पर बैठा हुआ था, मानो किसी ने उसके हाथों को दीवार के साथ बांध कर रखा है। विंग की पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। घर में जितने भी सारे सामान था वो सब टूट के इधर उधर पड़ा हुआ था। विंग को इतना तकलीफ में देख के मिसेस वी की मन कर रहा था कि वो दौड़ के जाए अपने बच्चे को वो सीने से लगा ले। मिस्टर वी अपनी वाइफ के हाथ को सॉफ्टली टच किया एंड आंखों के इशारों में करते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। फिर वो लोग धीरे धीरे विंग की तरफ गया, उसको जकड़ लिया। मिसेस वी के छूते ही विंग के मुंह से इतना दर्दनाक चीखने लगा था, पूरे घर कांप गया था विंग के चीखने से। मिसेस वी जल्दी से एक स्पेशल एंटीडोट उसकी बॉडी में पुश कर दिया था। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके और उनके साथ कुछ सर्वेंट मिलके विंग को जोर से पकड़ लेता है। विंग दर्द से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए एक ही बात बोल रहा था, मतलब अपनी मॉम को बुलाते हुए एक ही बात बोल रहा था, मुझे दर्द हो रही है मॉम, मेरी बॉडी पूरी जल रही है। मिसेस वी विंग को संभालते हुए वो रो रहा था अपने बेटे को इतना तकलीफ में देख के। मिसेस वी विंग को कंफर्ट करने के लिए एक बहुत सी स्वीट एंड कंफर्ट मेलोडी सॉन्ग गुनगुनाने लगा एंड और धीरे धीरे विंग बेहोश होने लगा था उस एंटीडोट की वजह से। एंड थोड़े ही देर में वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। मिसेस वी विंग को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गया था। मिसेस वी की आंखों में जो आंसू आ रहा था उस आंसू की कुछ बूंद विंग के फेस पर पड़ता है। ये देखते हुए मिस्टर वी विंग को अपनी गोद पर लेके उसे बेड पर सुलाता है। सुलाने के बाद उसे क्लीन करने लगता है। विंग की हालत को देख के मिस्टर वी की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, हे गॉड, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मेरे बेटे विंग को इतना बड़ा सज़ा भुगतना पड़ रही है। उसे कितना दर्द होता है जब ऐसी उसकी हालत होता है। मेरा मासूम सा बच्चा, कितना दर्द होगा ना तुम्हें। प्लीज़ विंग अपने डैड को माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया। मिस्टर वी थोड़ी देर बाद विंग को अच्छे से क्लीन करके मेडिसिन लगा के उस रूम से बाहर निकल गया। फिर अपनी वाइफ के पास जाके वो बैठ गया। मिसेस वी जो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। मिस्टर वी अपनी वाइफ की तरफ देखा, फिर अपनी वाइफ को अपने सीने से लगा लिया, उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मिसेस वी विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। वो फूट फूट के रो रहा था। सेम तरीके से घर में जितने भी सारे सर्वेंट लोग थे वो भी अपनी मास्टर की हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान था, उन्हें भी रोना आ रहा था। आखिरकार विंग अपनी मॉम डैड का लाडला तो है ही, पर उस घर में जितने भी सारे सर्वेंट है वो सब भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता। एक क्या बीमारी है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम एक जंगल की सीन को देखते हैं।
लोग हेयर एंड वाइट हैंडपू पहने हुए एक इंसान की उसी रेड मून की तरफ देख रहा था। उसके चारों तरफ बहुत सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिले हुए थे। ये नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उनके पीछे ही एक महल था और उसकी कुछ दूर से पानी की नॉइस आ रहा था। शायद कोई वाटरफॉल होगा। उसकी फॉलोअर की गार्डन के बीचों बीच वो इंसान खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई डर या फिर घबराहट नहीं दिख रहा था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था वो था उनकी आंखों में नफरत। अब ये नफरत क्यों है बाद में पता चलेगा। देखते ही देखते इंसान की चारों तरफ अंधेरा हो गया। फिर आसमान की सीने को चीरते हुए थंडर स्ट्राइक उस इंसान के ऊपर पड़ने लगा, लेकिन वो इंसान थोड़ा सा भी नहीं हिला। ऐसे ही लगातार उस इंसान के ऊपर थंडर की स्ट्राइक बरस रहा था, जिसकी वजह से उस इंसान के मुंह से अब खून निकलने लगे थे और उनकी बॉडी की हालत इतना भयानक दिख रहा था कि नॉर्मल इंसान अगर ये नज़ारा देख ले तो वो शायद बेहोश हो सकता है। थोड़ी देर बाद ये सब कुछ रुक गया एंड आसमान फिर से साफ हो गया। तब वो इंसान धीरे धीरे उठ के खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे महल के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह सूरज के साथ साथ वो भयानक रात भी बीत गया था और एक न्यू सुबह की शुरुआत हुआ था। हम विंग को देखते हैं जो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। जैसे विंग ने आंखें खोला था, विंग को ये बात महसूस होता है कि उसकी सर कुछ भारी है। वो सर को पकड़ते हुए वो धीरे से उठकर बैठने की कोशिश में लगा हुआ था, पर विंग को अपनी सर के साथ साथ अपनी बॉडी में भी पेन महसूस हो रहा है। विंग जब देखता है कि उसकी बॉडी पूरे पेन में है, वो फिलहाल तो वो मुश्किल से उठ के बैठता है। वो धीरे से आवाज में कहता है, मॉम मुझे पानी चाहिए। पर मिसेस वी वो अंदर ही आ रहा था, मतलब विंग के पास ही आ रहा था उसको चेक करने के लिए, पर उसको ये बात सुनाई देता है। वो जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को एक गिलास पानी देता है। विंग की गला पूरी तरीके से सूख गया था। पानी पीते ही उसके बहुत अच्छा महसूस हुआ था। मिसेस वी विंग की बालों को सहलाते हुए पूछा, आसियान अब कैसा लग रहा। विंग छोटा सा स्माइल करते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ मॉम, आप चिंता मत करो। इस बात पे मिसेस वी भी स्माइल किया, पर मिसेस वी को भी पता है उसकी बेटा विंग कितना ठीक हो सकता है। इतने में ही मिस्टर वी वो ब्रेकफास्ट को लेकर रूम में आते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरा 6 साल का बच्चा। तब विंग अपने डैड की तरफ देखा। विंग अपने डैड की बात सुनकर वो 6 साल के बच्चों की तरफ बिहेव करते हुए वो अपनी तीनों फिंगर को अपनी फोrehead पर टच करते हुए बोला, हाँ आसन अभी 6 साल का है। विंग अपनी बनी तित को दिखाते हुए हंस रहा था। ये देख के वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी हंसने लगा था। ऐसे ही मस्त मजाक करते हुए मिस्टर वी विंग ब्रेकफास्ट करवाने लगा और मिसेस वी विंग की बॉडी को क्लीन करने के लिए वो बैंडेज निकालने लगा। पर विंग की बॉडी को देखते ही वो सरप्राइज हो गया। मिस्टर वी भी देखने लगा। तब मिसेस वी और मिस्टर विंग दोनों ही विंग की बैग को देख के वो लोग गहरे सांस छोड़ते हुए बोला, इस बार भी वो सारा का सारा निशान अपने आप ही गायब हो गया, मानो जैसे कल रात की वो भयानक हादसा हुआ ही नहीं। विंग ने जब उन दोनों को अपसेट देखा, विंग को अच्छा नहीं लगा अपनी मॉम डैड को इतना अपसेट देख के, इसलिए विंग उन दोनों को हंसने के लिए एक्साइटेड होते हुए बोला, मॉम डैड आप इमेजिन करो कि ये बस एक सुपर पावर है, कितना अमेजिंग है ना। ऐसा बोल के वो उन दोनों की तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा। अब मिसेस वी और मिस्टर वी भी क्या करें। विंग की इस ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश में वो लोग भी हंसी देता है और विंग को ऐसा कह देता है, हाँ सच में अमेजिंग है, तुम्हारे पास सुपर पावर है। सीन को स्किप करके हम एग्जाम की बात देखते हैं। आज स्कूल में एक प्रोग्राम है। टीचर ने विंग की ग्रुप को बुलाया था और सब लोग रिहर्सल रूम में गया था। देखा वो टीचर कुछ परेशान है। फिर टीचर उनके पास आके थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, दरअसल जो सिंड्रेला का रोल है, जो इस रोल का करने वाली थी वो नहीं आया, तो हमने तुम्हारे ग्रुप की किसी एक मेंबर को सिंड्रेला की रोल के लिए चुना है। तब वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। तब टीचर वैनकिंग की तरफ देखते हुए बोला, वो तुम ही हो वैनकिंग। पहले तो वैनकिंग को समझ में नहीं आया। जैसे वैनकिंग को समझ में आया कि मैम ने अभी क्या बोला, वैनकिंग हैरान से कहता, मैम आपको पता है मुझे ये सब कुछ नहीं आता। तभी दूसरी टीचर ने बोला, लेकिन किसी ने तो बोला तुम इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये सुन के वैनकिंग सबकी तरफ देखने लगा। बोला, और वो कौन है। तब कैंगमिंग स्माइल करते हुए बोला, मैंने आपका नाम सजेस्ट किया था। ऐसा बोल के वो लाउडली स्माइल करने लगता है। ये सुन के वैनकिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो कैंगमिंग को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है और मियांग मैंग इन दोनों को रोकने के लिए उन दोनों के पीछे भागने लगता है। तब टीचर देख के बोला, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। पर टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। टीचर बस जाते हुए ये बोल दिया, बस प्रैक्टिस शुरू कर दो। अभी सीन को स्किप करके इवनिंग को देखते हैं। विंग ने काफ़ी मुश्किल से मना के समझा बुझा के उसे सिंड्रेला की रोल के लिए मना लिया था और फिर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए चला गया।
और मियांग मियांग और कैंग मिन सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर का रोल निभा रहा था। वो दोनों ही वैन किंग को देख के मन ही मन स्माइल करने लगा था। और जियांग चैंग जो प्रिंस का रोल कर रहा था, इसलिए वो साइड पर ही खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। मियांग मियांग और कैंग मिंग जो दोनों सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर बना था, वो दोनों सिंड्रेला को ऑर्डर देते हुए कहता है, सिंड्रेला देखो, यहाँ पर गंदगी पड़ा हुआ है, यहाँ साफ कर दो। सिंड्रेला ये कर दो, सिंड्रेला वो कर दो। सिंड्रेला चुपचाप करने लगा था। भले ही ये सब एक रोल था, मतलब ये सब एक एक्टिंग था, पर फिर भी वैन किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। भले ही उसे गुस्सा आए इस एक्टिंग पर वो इस एक्टिंग को कर तो रहा था, पर वो अपना गुस्सा नहीं छुपा पा रहा था। और ये देख कर मियांग मियांग को और कैंग मिंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। मियांग मियांग बिड़बिड़ाते हुए कहा, मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, कच्चा चबा के खा जाऊंगा, तुम लोगों को मार के सॉस डाल के खाऊंगा, चिली सॉस डाल के खाऊंगा, जितनी भी तरीके की सॉस है सारा का सारा सॉस तुम दोनों के ऊपर लगा के कच्चा चबा जाऊंगा। मियांग मियांग कैंग मिंग जियांग चैंग जो पास ही खड़ा होकर ये सब कुछ सुन पा रहा था, वो सब लोग एक पल के लिए डर गया था। वो सब भी सोच रहा था अगर एक्टिंग ख़त्म होने के बाद पता नहीं ये हम दोनों का क्या करेगा। ये देख के विंग को और निहोसन को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर विंग की मॉम ने बोला, ये लोग कितना क्यूट दिख रहा है ना। तब कैंग मिंग की मॉम एक्साइटेड होके सीटी मारने ही वाली थी, तो वैन किंग की मॉम ने कैंग मिंग की मॉम के मुंह पर हाथ को रख दिया और उसके मुंह पर हाथ को रखते हुए बोला, चाइल्डिश हरकतें मत करो, अगर तुमने ऐसे हरकतें की है ना तो हम सबकी नाक कट जाएगा। तब कैंग मिंग की मॉम ने बोला, अरे बच्चे इतना क्यूट लग रहा कि मैं एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैन किंग की मॉम तिरछी स्माइल करते हुए बोला, LOL लॉल, इसका मतलब समझते हो, कहाँ से क्यूट लग रही है। जरा वैन किंग को देखो, देख के ऐसा लग रहा है कि मौका मिलते सबको वो तबाह कर देगा। और उन सब के पीछे ही एक टीचर बैठा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, मुझे तो लग रहा वैन किंग खून की प्यासी हो गई है। ये बोल के वो टीचर हंसने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो गया था। सच में बहुत अच्छा हुआ था। हम वॉशरूम के अंदर की सीन को देखते हैं। वैन किंग कैंग मिंग की गले को दबाते हुए कहता है, कमीने तू हमेशा मेरा पीछा क्यों लगता है, मेरा कितना इंसल्ट हुआ तुम्हें पता भी है। और मियांग मियांग वैन किंग को छुड़ाते हुए मतलब पीछे से उसे खींचते हुए कहता, बहन इसे छोड़ दे, ही मर जाएगा। मियांग मियांग जैसे तैसे करके वो वैन किंग से कैंग मिंग को छुड़ा लेता है। तब कैंग मिंग अपने आप को ठीक करते हुए बोला, जे सच में आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, और आपको नौकरानी का रोल मिला तो क्या हुआ, वो मेन कैरेक्टर था, आप एक प्रिंसेस बनने वाले थे, आप समझ रही हो, एक किंग की। वैन किंग गुस्से से कहता है, तेरी तो, तुझे क्या लगता है मुझे प्रिंसेस बनने में कोई शौक चढ़ा था। मियांग मियांग कहता, देखो वैन किंग इतना गुस्सा मत करो, गुस्से में तुम कुछ भी बोल रही हो। इधर मियांग मियांग वो नोटी स्माइल कर रहा था। वो अपनी स्माइल को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। ये देख के मियांग मियांग कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। तब मियांग मियांग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता, वैसे प्रिंस की तौर पर तुम्हें विंग को किस करने का मौका तो मिल गया, इसी बात से खुश हो जाओ। ऐसा बोल के मियांग मियांग और लाउडली स्माइल करने लगता। ये सुन के वैन किंग गुस्से से वो मियांग मियांग को देखा और बोला, कमीनी कहेगा, तुम्हें लगता है वो एक किस था, हम बस नाटक कर रहे थे, वो किस रियल नहीं था, वैसे भी वो मेरा दोस्त है, तुम्हारी तरह बुरी नज़र नहीं है मेरी उस पर। तब मियांग मियांग खुद को डिफेंड करते हुए बोला, मेरी नज़र बुरी नहीं है, अच्छे से मेरी आंखों में देखो, मेरी नज़र कितना अच्छा है। वैन किंग कहता है, वैसे ही बताओ, प्रिंस का रोल तो जियान चैन कर रहा था ना, तो बीच में विंग कैसे आ गया। तभी मियांग मियांग कहता है, दरअसल तुम उस टाइम पर इतना गुस्सा दिखा रहे थे कि जियान चैन की हिम्मत नहीं हुआ कि वो प्रिंस का रोल निभाए, इसलिए वो ज़बरदस्ती विंग को वहाँ पर भेज दिया। इतना अच्छा बात हो ही रहा था, फिर तीनों के बीच में तू में स्टार्ट हो गया था। तब विंग बाहर से चिल्लाते कहता है, तुम सब वॉशरूम में ही मर गए क्या, बाहर नहीं आना क्या, घर जाना भी है, या फिर तुम लोगों को वॉशरूम में बैठ के झगड़ा करना है। अगर झगड़ा ही करना है तो मुझे बाय बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ। विंग की बात सुन के वो तीनों बाहर आता है और वो लोग सब बाहर आके डिसाइड करता है कि वो लोग घर में कैसे पार्टी मना सकते। तब कैन विंग कहता है, क्यों ना तुम सब मेरे घर में पार्टी मनाओ, आज मेरे घर पर पार्टी रख लो, ऐसे भी अभी तक तुम लोगों ने मेरे घर असली घर नहीं देखा है। तब वो लोग भी मान गया था, क्योंकि वो लोग अब तक कैंग मिंग के घर को नहीं देखा था, इसलिए सब मिलके कैंग मिंग के घर चला गया था। थोड़ी देर बाद कार आके एक बहुत बड़ा मेंशन के सामने आके रुक गया था। तब वो सब बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगा। तब मियांग मियांग ने बोला, वैसे कैंग मिंग तुम तो हमें अपने घर लेके जाने वाले थे। कैंग मिंग सबको अंदर लेके जा रहा था और जाते हुए बोला, हाँ ये मेरा ही घर है। ये बात अलग है कि मेरी मॉम को ये सारी चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मतलब ख्वाहिश था।
तो मेरे डैड ने पूरा का पूरा एरिया ही खरीद लिया था मेरी मॉम के लिए और इस पार्क को मैंसन में कन्वर्ट कर दिया था। ये सुन के विंग हैरान होते हुए बोला, फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे रहते हो, घूम नहीं जाते, मतलब तुम्हें तकलीफ नहीं होता? तब कैंगमिंग हंसते हुए बोला, ब्रो मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं बस अपनी मॉम को विजिट करने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि मैं भी खो जाता हूँ। ये सुनकर सब लोग रुक गए। तब यंगमैन कहता है, क्या तुम अपनी मेंशन में खो जाती हो? तब कैंगमिंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोला, इतना बड़ा है कि मुझे डायरेक्शन पता नहीं होता कि मैं किधर जा रही हूँ। वैनकिंग ड्रामेटिक वे में हंसते हुए बोला, बेवकूफ़। तब न्यूहसन ने सबको बोला, डोंट वरी, मुझे याद होता, मतलब मुझे मेंशन के बारे में सब कुछ याद है, तुम सब मेरे साथ आओ। ऐसा बोलकर न्यूहसन सबको अपने साथ लेकर जा रहा था। तब विंग को न्यूहसन के ऊपर थोड़ा सा शक हुआ, इसलिए विंग अपनी आंखें को छोटे करते हुए न्यूहसन को बोला, न्यूहसन तुम्हें सब कुछ कैसे पता हो सकता है, जरा हमें भी तो बताओ। तब न्यूहसन नर्वसली स्माइल करते हुए वो विंग को घुमा दिया। विंग को घुमाते हुए कहता है, देखो हम मेंशन के सामने आ गए। तब मिस्टर ली हैन आगे आते हुए उन सबको बोला, वेलकम मेरे बच्चों। वो लोग भी मिस्टर ली हैन से मिलने के बाद वो सब घर के अंदर चला गया। मेंशन के अंदर जाके वो लोग घूम घूम के मेंशन की चारों तरफ देखने लगा था। देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तब मिस्टर ली हैन कैंगमिंग को बोला, बेबी अपने फ्रेंड को लेकर ऊपर की तरफ चले जाओ, मैंने सारा कुछ इंतजाम कर दिया है। सॉरी मैं तुम लोगों को साथ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरा ऑफिस का थोड़ा बहुत काम है। तब विंग ने बोला, अंकल कोई बात नहीं, आप ध्यान से ड्राइव करके जाना। तब मिस्टर ली भी स्माइल करते हुए उन सबको बाय बोल के वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद देखते हैं जो सब मस्ती मजाक कर रहा था। तब विंग उन सबको बोला, गाइस मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तब वो सब भी विंग को देखने लगा। तब पहले तो विंग एक गहरी सांस लिया, बोला, आई थिंक मैं तुम लोगों के साथ कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा बिकॉज मैं एक हफ्ते में ही मॉम डैड के साथ दूसरी सिटी के लिए जा रही हूँ। ये सुन के सब शॉक हो गए। तब एनकिंग कहता है, पर विंग तुमने तो हम सबको कहा था तुम हम सबके साथ एक ही साथ मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कंप्लीट करोगे। बैंकिंग इस बात पे बाकी सब ने भी एग्री किया। तब विंग थोड़ा उदास होते हुए बोला, यार मुझे भी पता है और इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सबको पता है चाहे मैं दिन भर कितना भी कुछ कर लूँ, कितना भी मस्ती कर लूँ, पर मुझे मॉम डैड के साथ ही रहना है। वो लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम सबको भी पता है। तब जैंग जैंग थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, यार मुझे ये समझ नहीं आता, तुम अभी छोटे थोड़ी ना हो, तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी भी आंटी अंकल तुम्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ता। तब विंग चुप हो गया बिकॉज वो अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहा था कि उसकी मॉम डैड उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। तब यंग मैंग जैंग जैंग को धीरे से मारते हुए बोला, तुम जब भी मुँह खोलते हो कुछ बकवासी करते हो। फिर सब बिल्कुल शांत हो गया। अभी तक वो जो लोग इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा था, विंग की बात सुन के सबकी मूड ऑफ हो गया था। सबकी मूड को ऑफ को देखते हुए कैंगमिंग ने बोला, गाइस ऐसे चुप क्यों हो गए, यहाँ पर कोई मर नहीं गया है। अब बस विंग ने कहा कि वो अपना स्टडी किसी दूसरे सिटी पर कंप्लीट करेगा, वो ऐसे थोड़ी ना कहा है कि वो हम सबको छोड़ देगा, हम सब हमेशा दोस्त रहेंगे। कैंगमिंग की बात सुन के सब लोग कैंगमिंग की तरफ देख रहा था क्योंकि कैंगमिंग की बात भी सही है। तब कैंगमिंग ने बोला, पहले हम सुनते कि विंग कहाँ जाने वाले हैं। तब विंग ने कहा, गाइस मैं गुसू सिटी जाने वाला हूँ। ये सुन के वैनकिंग चुप हो गया और बोला, तुम्हारा मतलब तुम कोल्ड रेसेस में जाने वाले हो। तब विंग ने धीरे से हाँ बोला। विंग की बात सुन के वैनकिंग थोड़ा सा शॉक तो हुआ पर खुश भी हो गया था। तब जैंग चैन ने बोला, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, तुम सबको भी पता है यूनिवर्सिटी में कितना ज़्यादा रूल है और रेगुलेशन भी है। माना कि वो सिटी देखने में ब्यूटीफुल है, पर फिर भी तुम्हें पता है मेरी मॉम डैड भी वहाँ पर रहती है, पर फिर भी मैं उनके पास नहीं जाता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ठंड रहता है। तब विंग स्माइल करते बोला, और हम यूनिवर्सिटी में इसलिए जाएंगे बिकॉज हम पैदा ही हुए हैं सारे रूल को तोड़ के न्यू रूल बनाने के लिए, रेगुलेशन को तोड़ने के लिए। ऐसा बोल के विंग सबकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बोलते हो पब्लिक। तब जैंग जैंग विंग को मारते हुए कहता है, पब्लिक नहीं हम सब दोस्त थे। विंग कहता है, हाँ वही। तब सब ने एक साथ बोला, यस गुस्सो यूनिवर्सिटी हम सब आ रहे हैं सारे रूल को तोड़ने के लिए। सीन को स्किप करके हम एक हफ्ते बाद दिखाते हैं विंग की ग्रुप गुस्सो यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा था। वो सब यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हुए वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। स्माइल करते हुए सब लोग अंदर की कदम रखा था।
ये उनकी पहला दिन था। गार्ड उन लोगों को देखते ही एक सिक्योरिटी गार्ड उन सब के सामने आकर खड़ा हुआ एंड सबको ग्रीट करते हुए बोला, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। उनके पीछे पीछे सब लोग जाने लगा। बस सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं उन लोगों को आसपास की चीज़ों को बारे में बताने लगता है। इतने में ही वो लोग टीचर रूम के सामने गया। फिर उन सब की मुलाकात हुआ प्रोफेसर लानकुरान से। लानकुरान को देखते सब ने उनको ग्रीट किया। फिर लानकुरान उन सारे स्टूडेंट को अपनी ऑफिस रूम से होकर वो अपनी क्लास रूम तक ले जा रहा था, पर इस बीच लानकुरान ने सारे रूल रेगुलेशन के बारे में समझा रहा था। जब लानकुरान सारे स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर लेकर आता है, लानकुरान सारे स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है, ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। आई होप आप सब लोग इनके साथ दोस्ती बढ़ाओगे और अच्छा रिश्ता बनाओगे। फिर विंग की ग्रुप की तरफ देखा एंड बोला, आगे जाओ एंड अपना इंट्रो दो। विंग की ग्रुप सब लोग आगे आके इंट्रो दिया और सबसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। ये देख के लानकुरान सबको चिल्लाकर बेस्ट ऑफ लक बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। लानकुरान के जाने के बाद ही पहले से जो स्टूडेंट था वो सब विंग की ग्रुप की तरफ आता है। एक एक करके सब एक दूसरे से हाथ मिलाता है और वो लोग अच्छी दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी विंग एक के पास जाता है और एक की तरफ जाके हाथ बढ़ा देता है और कहता है, हाय मेरा नाम विभूषण है और तुम मुझे विंग बुला सकते हो। तब उस बॉय ने भी विंग के साथ हाथ मिलाया और बोला, मेरा नाम लानजिंगी है और मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। फिर एक एक करके सब लोगों ने अपना अपना नाम बताया और थोड़ी देर में ही सब अच्छे बॉन्ड बन गया था। विंग जिंगी के साथ बैठ गया था, वेनकिंग जाओलू के नाम की एक लड़की के साथ बैठ गया था। जेंग चैंग मियांग सिंह एक लड़के के साथ बैठ गया था और नी हुसंग कैंगमिंग और मियांग मैंग के साथ ही बैठ गया था। वो लोग क्लास की बाकी लोगों के साथ बैठकर अपना अपना बॉन्ड बना लिया था। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जिंगी से पूछ रहा था, इसका मतलब प्रोफेसर लैन तुम्हारी अंकल है? तब जिंगी ने बोला, हाँ। विंग एक्साइटेड होते हुए बोला, इसका मतलब गुसू यूनिवर्सिटी भी तुम्हारा फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर ही पड़ता है। तब लैन जिंगी हंसते बोला, पर बी ब्रो, मेरे अंकल से बच के रहना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनते विंग स्मार्ट करने लगा और जेंग चेंग जो उनके पीछे था मन ही मन हंसते हुए, तुम्हारे साथ तो जो इंसान बैठा हुआ है इससे ज़्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता। तभी जेंग चेंग के पास में जो चेंग मैंग सिंह बैठा हुआ था वो सुनते कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? तभी जेंग चेंग कहता है, नहीं कुछ नहीं। ऐसे देखते देखते 3 सब्जेक्ट उनका कंप्लीट हो गया था। अभी लंच टाइम का वक्त था। लान जेंगी सबको लेकर अपने साथ कैंटीन लेकर जा रहा था क्योंकि विंग की ग्रुप नया था तो लान जेंगी गार्ड कर रहा था। जब वो सारे लोग कैंटीन की तरफ जा रहा था तब लैन जिंग यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था। तब मियांग मैंग थोड़ा कंफ्यूज होके वो लैन जिंग को कहता है, अच्छा फिर तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट लेट नाइट तक बाहर नहीं रह सकता। तब जिंगी ने बोला, हाँ 9 बजे से पहले जो भी करना है कर लो, डिनर वगैरह कर लो, 11 बजे से पहले ही बेड पर जाना पड़ेगा। तब विंग ने बोला, लेकिन जिंगी तुम्हें नहीं लगता सब रूल बोरिंग है? तब जिंगी भी हंसते हुए बोला, सही कहा, पर क्या करें, अंकल अपना रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तब विंग जिंगी की कंधों पर हाथ मारते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ ना। जिंगी विंग को क्वेश्चन लुक से देखने लगा, आखिर वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है। विंग भी जिंगी की आंखों में देख रहा था और जिंगी की आंखों में देख के वो समझ गया था वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है। इसलिए विंग कहता है, धीरे धीरे समझ जाओगे, इतना परेशान मत हो जाओ। ऐसा बोल के वो सब अपना लंच कंप्लीट कर लेता है। वैनकिंग को अपनी क्लास के लिए उसे दूसरे क्लास में जाना था, इसलिए वैनकिंग सबको कहता है अपना ख्याल रखना, ऐसा बोल के जा रहा है। और स्पेशली वो जैन चैन और विंग को कहता है, तुम दोनों यहाँ पर नए आए हो तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना और झगड़ा बिल्कुल भी मत करना, अपना इमेज खराब नहीं करना इतना जल्दी। ऐसा बोलकर वैनकिंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में विंग की क्लास टीचर आ गया था। विंग की भी क्लास स्टार्ट हो गया था। क्लास टीचर के आते ही सब लोग चुप हो गया था। जिंगी जो विंग की बात कर रहा था वो भी चुप हो गया था, इसलिए विंग टीचर की तरफ देखा और विंग की और टीचर की आई कांटेक्ट हुआ। वो टीचर भी विंग की तरफ ही देख रहा था। सेम विंग के भी हाल था, टीचर की फेस ही देख रहा था क्योंकि वो टीचर मास्क पहना हुआ था, पर फिर भी टीचर की आंखें इतना ब्यूटीफुल था कि विंग अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। और ये सब कुछ जिंगी शॉक्ड होकर देख रहा था कि किस तरह विंग और टीचर वो दोनों एक दूसरे के ही देख रहा है। तब टीचर अपने गले को साफ करते हुए वो ब्लैक बोर्ड की तरफ चला गया। फिर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हुए बोला, जो लोग नए आए हो वो लोग खड़े हो जाओ। तब विंग एंड विंग के सारे दोस्त खड़े हो गया था
और एक एक करके अपना नाम बता रहा था। फिर विंग की बारी आई थी, पर ये क्या था, विंग अभी तक चुप था। ये देख के सारे लोग विंग की तरफ ही देख रहा था। सारे लोग का मतलब है विंग के सारे दोस्त लोग विंग की तरफ ही देख रहा था। इसलिए वो टीचर विंग की तरफ देख के बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग स्माइल करते हुए बोला, विंग। ये सुनते ही टीचर ने अपनी नज़रों को हटा लिया। अपनी नज़र को हटाते हुए वो पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ते हुए कहा, ओके बैठ जाओ। फिर वो ब्लैक बोर्ड में लिख रहा था। वो जब लिख के ख़त्म कर लेता है, वो स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है। मुड़ते हुए वो अपने हाथ को पीछे करता है और वो सारे स्टूडेंट को, मतलब नए जो स्टूडेंट आया था उन सबको कहता है, मैं आप लोगों का मैथ का प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम लानवांग जी है और मेरी क्लास में शरारतें हरकतें नहीं चलेगा। शांति से मेरे क्लास करना, कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए। फिर वो अपना क्लास करवाना स्टार्ट कर देता है। विंग की फेस पर एक मुस्कुराहट था एंड वो धीरे से टीचर का नाम रिपीट करने लगा था, लानवांग जी। वाओ, विंग को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। विंग की ऐसे हरकत को देखकर जिंगी अपने पैर से विंग के पैरों पर धीरे से मारते हुए बोला, चुप हो जाओ, अगर सुन लिया ना तुम्हारा खैर नहीं। वांग जी का क्लास चल रहा था। विंग तो बस वांग जी को देखते ही रह गया था। जब वांग जी का क्लास ख़त्म हो गया था, वो क्लासरूम से बाहर जाने लगा था, लेकिन जाने से पहले वो पीछे मुड़कर विंग को दोबारा जरूर देखा था। वांग जी के जाते ही विंग अपने सर को जेंग जेंग की ड्रेस पर रख लिया था। रखते हुए वो बहुत खुश होते हुए बोला, वाओ, मुझे तो मेरा क्रश मिल गया। ये सुनकर जेंग जेंग आइस रोल करने और विंग की बात सुनकर जेंग जेंग के मुंह से खांसी निकल गया। वो विंग को देखा, बोला, ब्रो गलती से भी ऐसे मत सोचना। और जिंगी विंग की बात को सुन लिया। जिंगी कहता है, ब्रो गलती से भी ऐसा मत सोचना, उनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। जिंगी की बात विंग के दिमाग पर बैठ गया था। विंग एक्साइटेड होकर कहता है, इसका मतलब प्रोफेसर वांग जी तुम्हारा बड़ा भाई है? तभी जिंगी हाँ बोलते हुए कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन भी है। विंग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। विंग और एक्साइटेड होते हुए कहता, जिंगी प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ ना, उसके बारे में और क्या पता है तुम्हें? मतलब तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें कुछ तो पता होगा। आई मीन उनका कौन सा कलर पसंद है, उनको खाने में क्या पसंद है, मतलब उनकी छोटे छोटे वो चीज़ें, फेवरेट चीज़ें मुझे बताओ ना प्लीज़। तब जिंगी विंग को समझाते हुए बोला, ट्रस्ट मी ब्रो, मुझे खुद नहीं पता उनको क्या पसंद है। विंग कहते, ऐसा क्यों? वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना। क्योंकि मैं खुद उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। वो खुद किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, बस ज़रूरत के सिवा। अगर मैं कभी पूछने भी जाऊँ तो शायद वो इतना डरावना आंखों से मुझे दिखेगा कि डर के मारे मेरी सुसु निकल जाएगा। और शॉकिंगली मैं उनसे 1 महीने पहले ही मिला हूँ। मैं उनको ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। तभी विंग अजीब नज़रों से वो जिंगी की तरफ देखने लगा था और जिंगी अपने आप को डिफेंड करते हुए बोला, मेरे गगा 1 महीने पहले अब्रोड से आया है। जिंगी की बात सुन के विंग फिर से बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद ही सब कुछ पता कर लूँगा। ये सुन के जेंग जेंग अपने सर पर मारते हुए कहता है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ पर आते ही अपनी वाहियात हरकतें शुरू कर दिया। अभी हम सीन को स्किप करके रात के टाइम को दिखाते हैं। रात के टाइम विंग बेड पर लेटा हुआ था। विंग और जियानचन वो दोनों ही अपनी रूम शेयर कर रहा था, मतलब वो दोनों रूममेट था। पर विंग स्विलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। वो बस ऊपर पंखे की तरफ ही देख रहा था। ये देख के जियानचन कहता है, विंग तुम क्या सोच रही हो? कुछ तो सोच रही हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस प्रोफेसर वांग जी के बारे में सोच रही हूँ। तभी जियानचन कहता है, अगर कुछ तुम्हारे दिमाग में चला जाता है ना, तुम बिल्कुल पागल बन जाते हो और तुम अभी उस प्रोफेसर के लिए पागल हो रही हो। सच में तुम एक लड़के के ऊपर मर रही हो। विंग अभी भी अपनी आंखें नहीं हटाया था। विंग अभी भी स्विलिंग की तरफ देखते कहता है, बकवास बंद करो। जियानचन कहता है, खैर तुम्हें जो करना है वो करो। पर विंग गुस्सा आया था और विंग नए शहर में आए और वो नए शहर को ना देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और पहले से ही विंग ने गुस्सू के बारे में बहुत कुछ सुन कर रखा था कि ये शहर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए विंग बस 11 बजने का वेट कर रहा था कि कब 11 बज जाए और वो इस रूम से बाहर जाके वो बाहर थोड़ा नज़ारा देख ले, मतलब बाहर थोड़ा घूम ले। वैसे भी इस यूनिवर्सिटी में, मतलब गुस्से यूनिवर्सिटी में जो विंग पढ़ने आया था, यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल भी मना है। यहाँ का रूल यही है, चाहे दिन हो या फिर चाहे रात हो, वो इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता। अगर विंग चाहे वो बाहर जाए, थोड़ा शॉपिंग वगैरह कर ले, थोड़ा घूम फिर ले, इसके लिए भी कोई अलाउ नहीं कर। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ तो प्रोफेसर लैन के पास जाकर पूछना पड़ेगा। अगर वो हाँ है तभी जा सकता है, मेन गेट के बाहर कोई नहीं जा सकता। विंग ये सोच सोच के पागल हो रहा था, मैं यहाँ पर क्यों आया? यहाँ तो मैं मेन गेट से बाहर भी नहीं जा सकता। रात तो दूर की बात है, मैं दिन में भी नहीं जा सकता। और
11 के बाद तो मैं रूम से बाहर ही नहीं जा सकता। ऐसा कैसा नियम है? एक कोई रूल हुआ? इंसान को पिंजरे में जैसे बंद करवा दिया। हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, कैद होने नहीं आए। जब विंग ये सब सोच रहा था, विंग की मुंह रिएक्शन जो है, फेस रिएक्शन, वो आड़े टेढ़े हो रहा था। जैन जैन फिर से कहता है, विंग तुम क्या सोच रही हो? विंग कहता है, जैन जैन तुम्हें नहीं लगता यहाँ का रूल बहुत ज़्यादा सख्त है? विंग जैन जैन की तरफ देखता है, कहता है, जैन जैन तुम्हें नहीं लगता था यहाँ का रूल कुछ ज़्यादा ही सख्त है? जैन जैन कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मुझे पसंद नहीं था। वो तो तुम्हें यहाँ पढ़ना था, इसलिए हम सारे के सारे तुम्हारे साथ आ गए। विंग कहता है, मुझे तो बाहर जाना है। जैन जैन कहता है, मरना है क्या? तुम्हें नहीं पता वो लान कुरान और वो वांग जी, प्रोफेसर वांग जी कितना ज़्यादा सख्त है, उन्हें तो देख के डर लग जाएगा। विंग कहता है, क्या तुम उन दोनों से डरते हो? जैन जैन कहता है, डर? और मैं कभी नहीं, बस मुझे बेकार का तमाशा नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर तुम रूल तोड़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ तमाशा तो खड़ा हो जाएगा। विंग कहता है, अगर इतना सोचेंगे तो हम जिएंगे कैसे? ऐसा बोल के विंग रूम के बाहर तुरंत ही जाने लगता है। जैन जैन कहता है, विंग मत जाओ। विंग कहता है, तुम डर के मारे घर में बैठे रहो, मैं तो किसी से डरने नहीं वाला। ऐसा बोल के जब विंग बाहर जाता है, देखता है कि बाहर पूरा सुनसान है, कोई नहीं है। विंग जब अपने रूम से बाहर आता है और मेन गेट की तरफ आता है, मेन गेट बहुत ज़्यादा लंबा था, जो विंग को पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी विंग मुश्किल से कोशिश करके वो मेन गेट को पार कर रहा था। मतलब विंग जंप लगा के वो गेट की उस पार उतरने ही वाला था, तब अचानक ही प्रोफेसर वांग जी वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? जैसे वो अपनी डीप वॉइस में विंग को ये बात कहता है, तब तुरंत ही विंग अपना आंखें उठा के जैसे वो वांग जी की तरफ देखता है, विंग एकदम के लिए चौंक जाता है और विंग गेट के उस पार वो थम से नीचे गिर जाता है। विंग गेट पार नहीं कर पाता, क्योंकि अचानक ही वांग जी के सामने आ जाने से विंग थोड़ा सा घबरा गया था, जिसकी वजह से घबराहट के मारे वो नीचे गिर गया था और उसे बहुत ज़ोरों से लगा था। जैसे विंग नीचे गिर जाते वो आ कह के चिल्लाता है, विंग की कमर में चोट लग गया था। विंग कहता है, मुझे बहुत ज़ोर से लगा है। ऐसे कह के विंग अपने हाथ बढ़ा देता है, पर वांग जी अपने हाथ नहीं पकड़ता। विंग कहता है, प्रोफेसर वांग जी कम से कम मेरे हाथ पकड़ के उठने में मदद तो कीजिए। पर वांग जी अपने 2 कदम फिर से पीछे लेता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। विंग सोचता है, सच में इतना ज़्यादा रूड इंसान है, मैं तकलीफ में हूँ फिर भी उन्होंने मुझे हेल्प नहीं किया। विंग मुश्किल से खुद से उठने की कोशिश करता है और वो उठ के वांग जी के सामने खड़ा होता है। विंग कहता है, प्रोफेसर वांग जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वांग जी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है रात के 11 के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता अपने रूम से। तुम गार्डन में तो बिल्कुल भी नहीं, और तुम गेट को पार करके तुम कहाँ जा रहे थे? विंग बस वांग जी की बातों को ही सुन रहा था। वांग जी की बातों को सुन के वो बिल्कुल खो गया था। इस टाइम पर विंग को बस जो दिखाई दे रहा था, वांग जी की आंखें, वांग जी की फेस, और जब वो बात कर रहा था वो बस वांग जी की बातों को सुनते हुए उसकी होंठ को देख रहा था। तो वांग जी फिर से विंग को डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? विंग कहता है, हाँ आप कुछ बोल रही हो? वांग जी कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैंने इतना कुछ कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दी? तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के रूल भी पता है? जब तुम यहाँ पर आए थे, गुस्से सिटी के बारे में सर्च करके आए थे ना, तुम्हें पता है ना यहाँ पर कितने सारे रूल हैं? तुम्हें उस रूल के हिसाब से चलना है। अगर तुम्हें ये सारे रूल फॉलो नहीं करना था तो तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए? ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तुम वहाँ भी जा सकते थे। विंग कहता है, इतनी सी बात के लिए आपने इतनी सारी बातें सुना दी, मैं तो बस इस गेट को पार करके जा रहा था, मतलब इस शहर को थोड़ा देखना चाह रहा था। वांग जी कहता है, इतनी रात को? विंग कहते हैं, इतनी रात कहाँ, अभी तो बस 11 ही बज रही है। मैं अपनी होम टाउन में 2 से 3 बजे तक। वांग जी कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम अपनी होम टाउन में क्या करते हो। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो यहाँ का रूल तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब अंदर जाओ। विंग कहता है, अंदर जाओ? वांग जी कहता है, अंदर जाओ। विंग कहता है, पर कैसे जाओ, गेट पर तो लॉक लगा हुआ है। तो वांग जी कहता है, तुम इस साइड पर कैसे आए? विंग कहता है, वो तो मैं बहुत मुश्किल से कोशिश करके इस गेट को पार करना चाह रहा था। वांग जी कहता है, तो फिर ऐसे ही पार करो। विंग कहता है, आप इस गेट को नहीं खोल सकते, आपको भी तो अंदर जाना है ना। वांग जी विंग की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए वो गेट को ओपन करता है और वो विंग को जाने के लिए कह देता है। विंग गेट को खोल के जब जा ही रहा था, विंग कहता है, अब नहीं जाओगे? तभी वांग जी कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप रहता है। विंग कहता है, प्रोफेसर वांग जी आपको भी चलना चाहिए, ये सारे रूल आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर आप प्रोफेसर होकर आप अपना रूल तोड़ेंगे तो स्टूडेंट के ऊपर इतना उम्मीद किस बात की?
वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, तुम बस अपने रूम पर जाओ। अगले दिन जब विंग कॉलेज के क्लासरूम पर था और विंग के साथ साथ विंग की पूरे ग्रुप भी वहाँ पर था, जब वांग जी फिर से क्लास लेने आया था, वांग जी ब्लैक बोर्ड पर जो मैथ दिया था वो सब सॉल्व कर रहा था और विंग भी वहाँ पर कर रहा था और विंग बार बार वांग जी के फेस को ही देख रहा था। वांग जी इस चीज़ से थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, इसलिए वांग जी बार बार अपनी नज़रों को हटा रहा था ताकि वो विंग को ना देखे, पर बार बार वांग जी की आंखें भी विंग की तरफ ही जा रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग की नाम लेकर कहता, विंग। विंग कहता है, हाँ सर। विंग झटक से उठ के खड़ा होता है। वांग जी कहता है, क्या तुमने सॉल्व कर ली? तभी विंग कहता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी को लगा ही नहीं था कि विंग ने सॉल्व कर ली, क्योंकि इतने टाइम से विंग तो बस उसका ही चेहरा दिख रहा था, पर विंग ने कैसे सॉल्व कर लिया ये देखने के लिए वांग जी कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझे दिखाओ। तो विंग कहते हैं, आपके पास? वो तो मैं हमेशा रेडी हूँ। जैसे विंग ऐसा कहता है, सब लोग विंग के ऊपर हंस पड़ता है और विंग तुरंत ही अपना नोटबुक लेके वो वांग जी के पास चला जाता है और वो उस मैथ को दिखाने लगता है। जब वांग जी सच में देख लेते हैं कि विंग ने सॉल्व कर लिया है, तो वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है, पर तुमने कब किया है? विंग कहते, कब किया मतलब? वांग जी कहता है, मेरा मतलब है तुम्हारा ध्यान कहीं और जगह पर था, तुमने इसको कैसे कंप्लीट की? तो जियान चैन जो अभी भी सॉल्व कर रहा था, वो बस मन में ऐसा कहता है, वो कैसे करता है ये तो किसी को नहीं पता, वो पढ़ता भी नहीं है देखता भी नहीं है, पर उसे सब कुछ पता होता है और वो सब कुछ कर लेता है और वो हमेशा टॉप पर आ जाता है। ये तो हम सब भी सोच के परेशान हैं, ये कैसे कर लेता है, पर खैर कोई बात नहीं प्रोफेसर वांग जी, आपको भी इस बात का आदत पड़ जाएगा। तभी पास में बैठा हुआ जो जियान चंद का ड्रेसमेट था, वो कहता है, तुम कुछ बोल रही हो? तभी जियान चंद उसकी तरफ देखते कहता है, ऐसा क्यों है? जो बात मैं मन में सोचता हूँ तुम्हें सुनाई दे देता है और तुम हर बार मुझसे पूछते हो कि तुम कुछ बोल रही हो। तभी वो लड़का कहता है, दरअसल तुम्हारा हाथ रुक चुका है, तुम अभी भी सॉल्व कर रहे थे ना, तो मुझे लगा तुम कुछ सोच रही हो। जियान चंद कहता, हाँ तुम इंटेलिजेंट हो। तभी वो लड़का हंस पड़ता है। इधर वांग जी हैरान होकर वो उसका नोटबुक चेक करता है, चेक करने के बाद उसे दे देता है और कहता है, जाओ जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो विंग कहता, और कुछ नहीं कहना? वांग जी क्वेश्चन लुक से विंग को देखने लगता है। विंग कहता है, आप मेरी तारीफ़ कर सकते हो पर अब नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए। तो वांग जी कहता है, बकवास बंद करो और जाके सीट पर बैठ जाओ। विंग कहता है, क्यों? विंग कहता है, क्यों? अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पाता तो ना जाने आप मुझे कितनी बातें सुनाते, और जब मैंने कर लिया तारीफ़ के नाम पर बस जाओ जाके बैठ जाओ, कुछ तो तारीफ़ करना चाहिए आपको। वांग जी कहते हैं, अगर एक सेकंड भी यहाँ पर खड़े रहे और एक भी बात अपनी ज़ुबान से निकाले ना, अभी मैं तुम्हें बाहर खड़ा कर दूंगा और उठक बैठक करने दूंगा। विंग कहता है, ये पनिशमेंट तो बच्चों वाली है। वांग जी कहता है, ये बच्चों वाली पनिशमेंट है तो तुम्हें कैसे पनिशमेंट चाहिए? विंग कहता है, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? क्या मैं अपनी पनिशमेंट चुन सकता हूँ? तो मियांग मियांग सोचता है, सच में विंग तुम गधे के गधे रह जाओगे, तुम प्रोफेसर वांग जी के साथ मुंह लड़ा रही हो, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। इधर जिंगी सोचता है, बी ब्रो, आपको तो ऊपर वाला बचाए, आप किसके साथ लड़ रही हो आपको खुद नहीं पता। और वांग जी विंग की बातों से जुबान बंद हो गया था। वांग जी किसी की बातों से इतना हैरान नहीं होता या फिर किसी के सामने वांग जी इस तरीके से हेल्पलेस नहीं हो जाता है जिस तरह विंग के सामने हो रही है। विंग कहता है, क्यों ना पनिशमेंट के तौर पर मैं आपके ऑफिस पर बैठ के जितना चाहे आप मुझे मैथ पढ़ाओ और मैं पढ़ूँगा। एक पनिशमेंट होगा मेरे लिए, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अगर आप मेरी आंखों के सामने रहोगे और मुझे प्यार से पढ़ाओगे तो मैं हर चीज़ पढ़ने के लिए रेडी हूँ। वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, नहीं तो अभी मैं तुम्हारी जुबान को खींच के निकालूंगा। विंग कहते, बकवास कहाँ किया, मैं तो बस बोल रही हूँ कि मुझे क्या पनिशमेंट चाहिए, आप मुझे बेकार में डांट रही हो। वांग जी गुस्से से कहता है, निकल जाओ मेरी क्लास से। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, निकल जाओ मेरी क्लास से। विंग अपनी नोज़ पर रैप करते हुए वो सब की तरफ देखता है और वो क्लासरूम से बाहर चला जाता है। जब क्लास ख़त्म हो जाता है, लंच टाइम पर विंग के पास पूरे ग्रुप आ जाए और वहाँ पर वैनकिंग भी शामिल होता है। वैनकिंग की क्लास अलग था। तब मियांग में कहता है, वैनकिंग तुम्हें पता है आज क्लास में क्या हुआ? तभी वैनकिंग कहता है, क्या हुआ, क्या विंग ने कुछ हरकतें की? तभी कैंगमिंग कहता है, विंग कुछ हरकतें ना करे ऐसा हो सकता है क्या? जियानचन कहता है, वही तो। निहासन कहता है, हमारे बी ब्रो की तो बात ही अलग है। तभी जिंगी भी आ जाता है। जिंगी आते ही परेशान होते कहता है, बी ब्रो
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता मेरे गगा कितना ज़्यादा गुस्साल है। तो विंग कहता है जिंगी परेशान मत हो, तुम्हारी गगा मुझे नहीं जानता कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी जैन जैन कहता है बस इसी अकड़ में रहो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड हो, पर तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितना बेवकूफ़ इंसान हो। तो वैन किंग कहता है कोई मुझे कहेगा आखिर विंग ने क्या किया है। तो मियांग मैंग कहता है विंग ने क्या किया है, विंग प्रोफेसर वांग जी उनके साथ मस्ती कर रही है, उनको चिढ़ा रही है, उनको गुस्सा दिला रही है, मतलब उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। क्या तुम्हें पता है इसने क्या क्या किया है। तो वैन किंग कहता है वही तो पूछ रही हो, उसने ऐसा क्या हरकत कर दी, मतलब विंग प्रोफेसर वांग जी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, मतलब विंग कहता है मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उनके साथ फ्लर्ट ना करो तो किसके साथ करो, तुम्हारे साथ करो, तुमने अपना शकल दिखा है। पेनकिंग कहता है चाहे मेरा शकल कितना भी बुरा हो पर तुम मेरे लायक नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखना। विंग कहता है चलो छोड़ो, तुम क्या, तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे जैसे हैंडसम बंदा किसी को मिल जाए और तुम जैसे शकल इतनी बिगड़े हुए शकल लड़की को मिल जाए, ये डिज़र्व नहीं करता, तुम बिल्कुल भी मुझसे मैच नहीं करते। वैनकिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। विंग कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मेरे पीछे पड़े हो। वैनकिंग कहता है बात तो सुनकर ऐसा ही लग रहा। जैन जैन कहता है तुम दोनों लड़ोगे, लड़ते रहो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। ऐसा बोलकर वो लंच के लिए चला जाता है और सभी लोग अपना अपना लंच लेकर बैठ जाता है। विंग लंच कर ही रहा था, वैनकिंग मुंह बना रहा था, उसे विंग से बात नहीं करना था, कुछ भी अनसर बकते रहता है। और वैनकिंग और विंग की इस हालत को देख के जैन जैन कहता है अरे तुम दोनों मुंह बनाना बंद करो, अब अच्छे से बात भी करो, हम नई यूनिवर्सिटी में आए हैं, सारे स्टूडेंट के साथ नाक कटवाओगे क्या कि हम लोग कितने बूढ़े आपस में लड़ते रहते हैं। तो वैनकिंग कहता है तुम विंग को बता दो मैं उसके पीछे कभी नहीं पड़ा, मैंने उसको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। विंग कहता है मुझे पता है, इतना समझाने की क्या ज़रूरत है। वैनकिंग कहता है मुझे तो कभी कभार अपनी खुद की ऊपर शक होता है। तभी जैन चैन कहता है क्या। मियांग मियांग और कैंगमिंग और निहोसान भी वैनकिंग की तरफ देखने लगता है। वैनकिंग कहता है मुझे किसी भी लड़कों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मियांग मियांग कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी कैंगमिंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम्हें लड़की के ऊपर इंटरेस्ट है, ऐसा है तो बता दो, आज से हम तुमसे दूर रहेंगे। वैनकिंग कहता है हो गॉड गाइस, तुम लोगों को लगता है मेरा टेस्ट इतना भी बुरा है, तुम सबके सब बेवकूफ़ हो, मेरे लायक कोई नहीं हो जो इतना समझदार हो। सब लोग जब लंच कर रहा था और ऐसे ही वो लोग बकवास बातें किए जा रहा था, तब विंग की नज़र पड़ता है प्रोफेसर वांग जी के ऊपर। वांग जी किसी दूसरे प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था। ये देख के विंग कहता है ओह माय गॉड वो प्रोफेसर। तभी जिंगी अपनी गगा की तरफ देखने लगता है। विंग तुरंत ही उठ के जा रहा था जिंगी इससे पहले वो मना कर सके, पर विंग तो किसी का सुनना नहीं वाला था। वो आधे लंच में उठ के वो वांग जी के पास जाता है। जैसे ही वांग जी विंग को अपने पास में देख लेता है, वांग जी तुरंत ही उस प्रोफेसर को कहता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि विंग का कोई भरोसा नहीं है। अब तक वांग जी जितना उससे जान पाया है, कुछ भी बकवास बातें वो कर सकता है। इस डर से उस प्रोफेसर को वहाँ से भगा देता है। वांग जी कहते हैं क्या बात है, कोई परेशानी। विंग कहता है वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी तुरंत ही हैरान हो जाते हैं कि कोई स्टूडेंट, एक तो उसे प्रोफेसर नहीं कह रहा, सिर्फ वांग जी कह रही है, ऊपर से तुम कह रही है। वांग जी तुरंत ही शॉक्ड होते हुए और वो गुस्से से कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रही हो। विंग कहता है मैं आपका दोस्त मानता हूँ, इसलिए प्रोफेसर वांग जी या फिर आप, मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। विंग कहता है वही, आप मेरे कुछ नहीं कर सकते, तो इतना चीज़ों को नोटिस करना बंद कर दीजिए। वांग जी कहता है खैर तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। ऐसा बोल के वांग जी चल के जाने लगता है और वांग जी के साथ साथ विंग भी चलने लगता है। तभी जैन जैन कहता है सच में विंग का कुछ नहीं हो सकता। तभी निहोसन कहते हैं उसकी हिम्मत तो देखो, जिस प्रोफेसर से कोई बात नहीं करना चाहता, जिसको देखी सब डर के काम जाते हैं, और वो देखो कैसे बात कर रहा। तभी जिंगी हैरान होते मुंह में जो खाना ठूसा था वो मुंह में रह जाता है। जिंगी हैरान से देखने लगता है कि उसकी गगा विंग के साथ बात कर रही है और विंग भी, क्योंकि वांग जी विंग का सच में कुछ नहीं कर सकता। शायद वो जितना दूर करेगा, शायद वो जितना ठुकराएगा, शायद विंग उतना उसके करीब आएगा, इसलिए वो चुपचाप विंग की बातें सुनने लगता है कि इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे चलते हुए विंग वांग जी को पूछता है क्या मैं आपसे आपकी पसंद का खाना पूछ सकता हूँ। तो वांग जी कहते हैं क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है बताइए ना, मुझे जानना है आपके बारे में। वांग जी कहते हैं मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे बारे में जानना है। वांग जी कहते हैं आप तो मेरे नज़रों में उससे कई ज़्यादा हो।
वांग जी कहता है विंग, अगर कोई काम नहीं है तो तुम जाके लंच कर लो, मेरे ख्याल से तुम आधे लंच पे ही उठ के आ गए हो। विंग कहता है आपको देख के मेरा पेट भर गया। वांग जी तुरंत ही अपनी कदमों को रोक लेता है और कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता और थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता ऐसे ओपनली फ्लर्ट करते हुए। विंग कहता है क्यों, जो चीज़ मेरा है उसमें डर कैसा। तब वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से आगे बढ़ ही रहा था तब विंग अपना कदम पीछे लेता है। विंग कहता है सबके सामने आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।